गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर 2020 से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपके होने हैं जहाँ पर जीके अगर आपसे पूछी जाती है तो वहाँ पे करंट अफेयर जो सेक्शन होता है दोस्तों वो मेजोरिटी में पूछा जाता है। और करंट अफेयर के साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ जो कि आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भाई करंट अफेयर के साथ साथ आपने क्या है ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाती है। पीडीएफ के लिए आपने क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपने जाकर ग्रुप को ज्वाइन करना है और ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भाई भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन था भाई, अमेंडमेंट था जिसके तहत जो क्या है भारत के अंदर जीएसटी लागू किया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भाई। तो भाई मैंने बताया था संविधान के 101वें 101st जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके तहत क्या है भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था। ठीक है ना, सभी करों को उठा कर एक टैक्स लगाया था जीएसटी। परंतु क्या इम्प्लीमेंटेशन होया भाई धरातल पर? परंतु नहीं भाई, चलिए ना, क्योंकि जीएसटी भी लग रहा है और वैट भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं। पहले वैट होता था, अब जीएसटी हो रहा है भाई। तो 101वें संविधान संशोधन के तहत वो होया था भाई लागू। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, 11 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो भाई 11 दिसंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है और यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि यूनिसेफ की इस दिन स्थापना हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। क्लियर है। अब बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये माउंटेन्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने के लिए, ठीक है ना, अगर भाई माउंटेन्स कैसे हमारी जो यूनिवर्स के अंदर जो ब्यूटीफुल मतलब जो मतलब वो एक तरह से साइट का वो बनते हैं ना, ठीक है ना, केंद्र बिंदु बनते हैं। तो उसी को क्या प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। और इस बार की थीम भी है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। एक माउंटेन बायोडाइवर्सिटी का मतलब है भाई जो पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं उनका जो विविधता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका जो रहन सहन है वो किस प्रकार विविध है, तो उस तरह से ये थीम है भाई। क्लियर है। अब पर्वत आया तो पर्वत के बारे में बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है भाई, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागरमत्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सागरमत्था बोला जाता है। क्लियर है। तो उसके बाद अगर बात करें माउंट एवरेस्ट, अब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है भाई के टू के टू सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो कि जम्मू कश्मीर में है। परंतु जम्मू कश्मीर के किस पार्ट में है भाई? जैसे कि मान लो भाई ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप हो गया ऊपर से, ये जो कान है पाकिस्तान के कब्जे में, ये चाइना के में। तो यहाँ पे इस कब्जे में जहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है तो उस कश्मीर में क्या है, ये के टू चोटी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने बोलना के टू। परंतु भारत के अंदर स्थित जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, वो है कंचनजंगा पर्वत। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कंचनजंगा पर्वत भारत के अंदर भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है भाई। क्लियर है। परंतु के टू क्या है, भारत में नहीं पड़ती भाई, क्योंकि ये क्या है, पी हो क्या, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है भाई ये के टू। क्लियर है। तो अब बात करें यूनिसेफ की। यूनिसेफ के बारे में बात करें, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो भाई यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। और 11 दिसंबर को स्थापना हुई थी तो 11 दिसंबर को क्या है, यूनिसेफ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर है भाई न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अमेरिका के अंदर है। हेनरिटो H4AG करंट टाइम में क्या है, हेड है किसके भाई, यूनिसेफ के। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम वानी नामक योजना किस उद्देश्य से शुरू की है भाई, ठीक है ना।
तो भाई जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो क्या है पीएम वाणी नामक एक योजना का शुभारंभ किया है, तो वो किस उद्देश्य से किया है भाई? ऑप्शन ए, मुफ्त वायरलेस इंटरनेट देना। तो भाई ये उद्देश्य है, हर जिले हर स्टेट के अंदर क्या है ये जो स्कीम्स पहुंचाई जाएगी। और इसके तहत क्या होगा भाई, बात करें तो जितने भी जो गवर्नमेंट एरियाज़ हैं, गांव लेवल पे हो, शहरी लेवल पे हो या कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी गवर्नमेंट का जो कोई भी ऑफिस है, तो वहाँ पे क्या है, आपको फ्री वाईफाई प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उसके तहत आपने करना क्या होगा, फ्री वाईफाई लेने के लिए आपने भाई एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी। उस ऐप के ज़रिए क्या है, आप अपना जो फ़ोन है उसको कनेक्ट कर सकते हो वहाँ के वाईफाई से। तो बहुत जल्द क्या है ये स्कीम क्या है इम्प्लीमेंट होने वाली है, ठीक है ना। देखते हैं भाई इम्प्लीमेंट होगी नहीं, परंतु ये योजना का क्या है उद्देश्य ही है कि भाई मुफ्त वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करवाना हर हर उस संस्था में जहाँ पर लोग मतलब मतलब जुड़े रहते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे नेट नेट अपना कनेक्ट करके आसानी से क्या नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ये इस तरह की एक योजना है जिसको क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या है इसको अनावरण किया, इस योजना का शुभारंभ किया है। क्लियर है। अब बात करें जो इसका पूरा नाम बात करें पीएम वानी का मतलब, तो पीएम वानी का मतलब होता है भाई वाईफाई वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क स्कीम, ठीक है ना भाई। तो भाई किस प्रकार जो क्या है वाईफाई को एक्सेस कर सकते हैं हम, नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरफेस करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे जोड़ा जा सकता है, तो उस हिसाब से ये जो स्कीम लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर है भाई, याद रखना भाई आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में ईरान ने किस देश के साथ अपने पहली रेलवे लिंक का उद्घाटन किया? तो बाहर जो ईरान देश है, तो उसने अपनी पहला रेलवे लिंक जो मतलब क्या है का उद्घाटन किया है किस देश के साथ भाई? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और ईरान के बीच में एक रेलवे प्रोजेक्ट था भाई, ठीक है ना, पहला रेलवे प्रोजेक्ट था जो कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच में रेल चलाई जानी थी। तो उसके तहत क्या है ये पहली रेलवे लिंक का उद्घाटन किया है ईरान ने भाई, अफगानिस्तान से ईरान के बीच में चलाई गई है रेल। क्लियर है। अब ईरान आया तो ईरान के बारे में बात करें तो ईरान ईरान की कैपिटल है भाई तेहरान, तेहरान यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा की अगर बात करें रियाल यहाँ की मुद्रा है ईरान की। और ईरान के करंट टाइम में अगर बात करें हसन रूहानी जी क्या हैं, राष्ट्रपति हैं ईरान के भाई। क्लियर है। उसके बाद अफगानिस्तान आया तो अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, मुद्रा यहाँ की अफगानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं करंट टाइम में वो है अशरफ गनी अहमद जोई, तो ये करंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अफगानिस्तान से एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बना था हाल ही में, वो बना था भाई वे आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में सबसे शीर्ष पर आया था कौन सा देश? अफगानिस्तान भाई। क्लियर है ना। और हमारा जो भारत देश था वो कौन से नंबर पर था? वो था भाई 8वें नंबर पर। क्लियर है ना। तो उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में फिक्की के 93वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो फिक्की का जो 93rd जो संस्करण हो रहा है तो उसका उद्घाटन किसने किया है? वो किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फिक्की का जो 93वां संस्करण जो इनका जो वार्षिक जो सम्मेलन होता है तो उसका उद्घाटन किया है। क्लियर है। और ये वर्चुअली किया क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाई, क्योंकि जो कोरोना वायरस चला हुआ है आप सभी को पता है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या ही वर्चुअली सारे जो ये प्रोग्राम का जो इनोग्रेशन हो रहा है भाई। क्लियर है। तो अब बात करें फिक्की की, तो फिक्की के बारे में ध्यान से सुनना भाई। भाई जितनी भी जो कंपनियां हैं पूरे भारत के अंदर, तो उन सभी कंपनियां चाहे वो महारत्न कंपनी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है, तो उनके लिए क्या है कि कोर्ट बनाया गया है, एक कोर्ट बनाया गया है। और उस कोर्ट को नाम दिया गया है फिक्की। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जितना भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं भारत के अंदर, तो उनका एक तरह से एक कोर्ट, उन पर निगरानी रखने वाला एक फिक्की एक संगठन बनाया गया है, ठीक है ना। जिसकी स्थापना अगर बात करें 1927 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और करंट टाइम में जो हेड है संगीता रेड्डी जी, करंट टाइम में क्या है हेड है फिक्की की। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किसने लद्दाख साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया? तो भाई क्वेश्चन है कि भाई लद्दाख जो साहित्य महोत्सव है उसका उद्घाटन किसने किया है? वो किया है यहाँ के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्णन माथुर जी ने।
लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, उन्होंने क्या है यहाँ के जो ये साहित्य महोत्सव है, लद्दाख साहित्य महोत्सव, उसका उद्घाटन किया भाई। अब बात करें, मैंने कल बताया था भाई लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर के बारे में, ये दो क्या एक एक ही राज्य था, और आर्टिकल 370 और धारा 35A के तहत ही इनको अलग राज्य का दर्जा मिला था जम्मू कश्मीर को। परंतु क्या है, 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास हुआ लोकसभा के अंदर, और उसमें जो इसका क्या है विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए, एक तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और इन दोनों को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। क्लियर है। अब बात करें जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू जी। क्लियर है। उसके बाद उनका जो तबादला हो गया, और अब फिलहाल में जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। क्लियर है, जो बी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है जिसकी राजधानी क्या है, लेह, लेह यहाँ की राजधानी है, तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, राधा कृष्ण माथुर जी, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है, लद्दाख साहित्य महोत्सव का उद्घाटन भी किया है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करेंगे, अच्छा राजेश बिंदल वहाँ के क्या है, जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कंबाइंड हाई कोर्ट है, तो उसके क्या है कार्यकारी जो अंतरिम एक तरह से कुछ टाइम के लिए जो राजेश बिंदल जी क्या बना दिए थे, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बना दिए थे। कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था। क्लियर है। अब बात करें, जो ये डे मनाया गया है, ये जो साहित्य महोत्सव मनाया गया है जिसका उद्घाटन किया गया है, तो इसकी थीम भी रखी गई भाई। इसकी थीम है लद्दाख एट द क्रॉस रोड्स, लद्दाख एट द क्रॉस रोड्स इसकी थीम है भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन की कहाँ किया गया, तो भाई जो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है उसका उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ किया गया है भाई, तो ये इसका आपने जवाब देना है। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, तो आपको समझ जाना है। तो भाई कहाँ पे दिव्यांग सशक्तिकरण जो केंद्र स्थापित किया गया है, तो उसका उसका उसकी स्थापना भाई कहाँ पे की गई है, वो की गई है हैदराबाद के अंदर। तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद, वहाँ पे क्या है, इसकी शुरुआत की गई है जो दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है। दरअसल भाई हैदराबाद के अंदर सीआरपी कैंप है, एक सीआरपीएफ कैंप है, वहीं पे क्या है दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र स्थापित हुआ है। दिव्यांग से आप समझ पा रहे होगे, जो हैंडीकैप जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं, उनको क्या है एम्पावरमेंट के लिए, सशक्तिकरण के लिए, उनके लिए ठीक है ना, उनके विकास हेतु एक क्या है केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री लुडोविक लुडोविक ओरबखन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो भाई ध्यान से समझना कि भाई कहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं लुडोविक, जिनका नाम है लुडोविक ओरबखन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। तो कहाँ के भाई, रोमानिया, रोमानिया की ये प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब बात करें, वहाँ पर दरअसल भाई एक संसदीय चुनाव हुआ था रोमानिया के अंदर, और संसदीय चुनाव के अंदर क्या है, इनकी पार्टी हार गई, और हारने के बाद क्या है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्लियर है। और अगर बात करें, जो वर्तमान में रोमानिया के राष्ट्रपति हैं वो हैं तलासी इहोनिस, तलासी इहोनिस जी क्या हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रोमानिया के। क्लियर है। और इन्होंने क्या किया भाई, जब तक यहाँ पे परमानेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता, तो तब तक यहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री चुन दिया है इन राष्ट्रपति जी ने, तलासी इहोनिस ने। किसे भाई, निकोले इयोनेल को भाई। क्लियर है। अब बात करें जो रोमानिया है, रोमानिया की कैपिटल क्या है भाई, रोमानिया की कैपिटल है भाई बुचारेस्ट। मुद्रा है यहाँ की रोमानिया लियो, तो यहाँ की मुद्रा है। क्लियर है, ये याद रखना है। रोमानिया, रोमानिया क्या है कि यूरोपियन कंट्री है, यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसने जीता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो वर्ष 2020 है, 2020 है, उसका युवा जो गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसने जीता है, तो वो जीत लिया है भाई कैरोलिना अरूजो ने, कैरोलिना अरूजो ने। ये कौन है भाई, ये दरअसल भाई मैथमेटिक्स जो क्या है गणित के क्या है प्रोफेसर हैं, कहाँ पे भाई, जो ब्राज़ील, ब्राज़ील के अंदर एक संस्था है आईएमपीए, आईएमपीए एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के। और इन ये जो क्या इनकी जो बेस्ट जो परफॉर्मेंस रही है 2020 ईयर के अंदर, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इसे क्या है इनको इस साल का जो ये अवार्ड मिला है। क्लियर है। कौन सा अवार्ड भाई, युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे,
हाल ही में जारी शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो भाई मिस्टेक होगी यहाँ पे, शीर्ष कर लेना, ठीक है ना। तो शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? वो रहा है उड़ीसा। तो भाई जो क्वेश्चन है भाई, जो शहरी प्रशासन सूचकांक आया है 2020 का, जिसको अगर बात करें, ये रिपोर्ट क्या है, प्रजा फाउंडेशन है उसने जारी की है। तो उसके तहत जो शहरी विकास किस राज्य ने कितना बेहतर किया, तो उसके आधार पर 2020 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप पे कौन सा है? उड़ीसा भाई। क्लियर है, टॉप पे उड़ीसा है। और उसके बाद सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक है। क्लियर है, तो टॉप 3 का बेरा होना चाहिए। और लास्ट में, सबसे लास्ट में है नागालैंड। तो सबसे लास्ट में नागालैंड है और फर्स्ट पे कौन सा है? उड़ीसा। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब उड़ीसा है तो उड़ीसा के बारे में बात करेंगे। उड़ीसा की कैपिटल है भाई भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं करंट टाइम में। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं उड़ीसा राज्य के। क्लियर है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में क्या है कि व्हीलर द्वीप था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया था। क्लियर है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो पुराना नाम है, हिस्टोरियन जो नेम है, वो है कलिंग। कलिंग जो आपने सुना होगा, कलिंग का युद्ध जो अशोक ने अंतिम युद्ध लड़ा था। क्लियर है ना। तो उसके बाद जो बौद्ध धर्म की प्राप्ति ले ली थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने। तो कलिंग क्या है? उड़ीसा का ही पुराना नाम है। क्लियर है, याद रखना है। और उड़ीसा में क्या है? भारत की सबसे बड़ी, और उसका पानी भी खारा है, तो चिल्का लेक है भाई उड़ीसा के अंदर। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 50 एशियन सेलिब्रिटीज, एशिया की 50 ऐसी सेलिब्रिटीज जो क्या है इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन रहा? तो भाई एक सूची जारी की है, अगर जो टॉप 50 जो एशियन सेलिब्रिटीज हैं उनमें टॉप पे कौन रहा? तो कौन है भाई? सोनू सूद। सोनू सूद क्यों रहे हैं इसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि कोरोना वायरस के अंदर जब एक सख्त सख्त जो लॉकडाउन जो कराया गया था सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो उस टाइम पे क्या है, सोनू सूद जी ने काफ़ी लोगों की मदद की थी भाई। काफ़ी प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया था। तो उसी के उसमें क्या है, इनको क्या है, बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बहुत सारे पद भी मिले। पद की बात करें तो इनको क्या है, एशर इंडिया, और एशर इंडिया और जो ये ओयो होटल्स हैं उसका क्या है, ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। एशर इंडिया और ओयो होटल्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद जी को बनाया गया है। क्लियर है। तो सोनू सूद जी काफ़ी चर्चा में रहे थे कोरोना वायरस जो ये महामारी के दौरान जो लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे, तो इनको क्या है इस टॉप मतलब लिस्ट में शामिल किया गया है, बिल्कुल शीर्ष पर रहेंगे। क्लियर है, याद रखना भाई। अब बात करेंगे ये जो लिस्ट कौन जारी करता है, ये यूके के एक ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर है, ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा ये हर साल क्या है, ये लिस्ट जारी की जाती है। कौन सी भाई? 15 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड। क्लियर है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन आपके लिए, भोज और ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जवाब देना है इसका। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो क्योंकि मैंने इसका इनका इस ये जो भोज और ताल झील है इसके बारे में बताया भी है, ठीक है ना, कल ही बताया था मैंने। तो भाई इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर भाई, पूरी डिटेल में जितना हो सके। क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर अच्छा कंटेंट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो वो भी जब भी आपको उनको क्या है कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो वो आपको क्या है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है ना। तो एक दूसरे की सहायता से ही काम बनता है भाई। तो इसी में क्या, अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट किया रहो। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।